होर्मुज को लेकर एक बार फिर जंग की शुरुआत यहां पर हो सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यहां पर ऐलान कर चुके हैं कि वो आज शाम होर्मुज में ब्लॉकेड लगाएंगे, यानी कि समंदर में उस जगह नाकेबंदी करेंगे जहां से जहाज स्ट्रेट फॉर होर्मुज से होकर गल्फ ऑफ ओमान और अरब सागर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, समंदर में ईरान के आसपास पहले से ही अमेरिका के 3 युद्धपोत तैनात है। अमेरिका की ओर से आज शाम एक्शन का ऐलान यहां पर किया जाएगा, लेकिन ईरान ने कहा है कि अगर ट्रंप ने होर्मुज में कोई भी एक्शन लिया तो यह सीज फायर का सीधे तौर पर उल्लंघन माना जाएगा। अब मतलब यह है कि टेंशन पूरी तरह से हाई हो चुकी है, अपने चरम पर पहुंच चुकी है, और इसी टेंशन के बीच क्रूड ऑयल की कीमतों को जान लीजिए, बहुत बड़ा उछाल इसमें देखने को मिला है। दुनिया की चिंता यहां पर बढ़ चुकी है। और देखिए, इसी के साथ होर्मुज पर ट्रंप का गुस्सा भी अब 7वें आसमान पर चढ़ चुका है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि अमेरिका की डील नहीं मानकर ईरान ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो आज से होर्मुज स्ट्रेट पर नाकेबंदी लागू कर देंगे, ईरान को तेल का व्यापार नहीं करने देंगे। तो देखिए, ईरान से वार्ता फेल होने पर डोनाल्ड ट्रंप की बौखलाहट यहां पर सीधे तौर पर सामने आ गई है। अमेरिकी समय के मुताबिक सुबह 10 बजे और भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे, यानी कि आज से ही स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी लागू कर दी जाएगी। यानी कि शिवानी, दुनिया की जो टेंशन कुछ वक्त के लिए खत्म होती हुई नजर आ रही थी, ये तो और 4 गुना चौतरफा बढ़ चुकी है। लेकिन सबीना, ये भी तो आप देखिए कितने दफा से पहले धमकियां अलग अलग ईरान को यहाँ पर ट्रंप की ओर से दी गई थी। अब दुनिया भी देखना चाहती है कि ऐसा कौन सा कदम वो ईरान के खिलाफ यहाँ पर उठा देंगे जिससे ईरान उनके सामने झुकने को मजबूर हो जाए। Other nations are working so that Iran will not be able to sell oil, and that will be very effective. But what we want to do is we want to, and again, we don't need it. What we notice and what we see and what I think is maybe my idea, maybe not, I don't know. But there are many boats heading toward our country to fill up with oil and then go and take it. और देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर नाकेबंदी का ये बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है। अब देखिए, जिसके बाद से यूएस की नेवी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में है और ईरान के साथ जंग में पहली बार होर्मुज के ठीक पास अमेरिकी जहाजों की तैनाती भी वहां पर कर दी गई है। और ये भी समझिए कि होर्मुज में ईरान से मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने जंगी जहाजों के साथ साथ गाइडेड मिसाइल, आप समझिए गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर को भी यहां पर तैनात कर दिया है। तो आप देखिए, यूएसएस फ्रैंक ई पीटरसन और यूएसएस माइकल मर्फी, 2 बड़े गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर की तैनाती वहां पर कर दी गई है। होर्मुज के पास इसकी तैनाती की गई है, जिसे लेकर माना दरअसल ये जा रहा है कि अमेरिका ने बारूदी सुरंगों को यहां से हटाने के लिए ये ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। अब देखिए, ईरान ने जो माइंस वहां पर बिछाए हैं, इन दोनों जहाजों के जरिए माइंस को पहले डिस्ट्रॉय किया जाएगा। पानी के नीचे चलने वाले रोबोटिक मशीनों की मदद से होर्मुज के रास्ते को क्लियर किया जाएगा। आगे समझिए, ईरान के साथ जंग में अमेरिका ने पहले से ही 2 एम्फीबियस असॉल्ट शिप की तैनाती यहां पर कर रखी है और यूएसएस त्रिपोली को पश्चिम एशिया में तैनात किया गया है। इसी के साथ यूएसएस बॉक्सर को हिंद महासागर में तैनात किया गया है, जो अब आगे की ओर बढ़ रहा है। खास बात इसमें यह है कि ये दोनों एम्फीबियंस असॉल्ट शिप हैं जो जल थल दोनों जगह पर आसानी से काम करते हैं। ये भी समझिए कि इन दोनों पर करीब 5,000 मरीन कमांडोज की भी तैनाती है। तो अपने आप में सोचिए कि कितनी खतरनाक स्थिति यहां पर नजर आती है। और इसी के साथ आप देखिए, गाइडेड मिसाइल्स का इस्तेमाल भी यहां पर अमेरिका लगातार कर रहा है। डिस्ट्रॉयर और एम्फीबियस असॉल्ट शिप के अलावा अमेरिका ने एयरक्राफ्ट कैरियर की भी तैनाती पहले से वहां पर कर रखी है। और इसके मायने समझिए, अमेरिका ने दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर को यहां पर तैनात किया हुआ है। अब उसमें है यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड, जिसका जिक्र इससे पहले भी आपने बहुत दफा सुना। फिलहाल भूमध्य सागर में इसकी तैनाती है। दुनिया का ये सबसे बड़ा और आधुनिक युद्धपोत माना जाता है। यूएसएस अब्राहम लिंकन इसके बाद आता है। और आप समझिए, इसकी तैनाती अरब सागर में और फिलहाल यहीं से ये ऑपरेट कर रहा है, जो कि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप का नेतृत्व कर रहा है। और यूएसएस जॉर्ज H.W. बुश अभी रास्ते में है, जो आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा यह भी माना जा रहा है कि देखिए, ईरान के साथ चल रहे तनाव के बीच अमेरिका की शक्ति को और मजबूत करने में यह कदम काफी कारगर साबित हो सकता है। और वहीं यूएस इजराइल के खिलाफ देखिए, ईरान ने पेश किए हैं कई सबूत। ईरान ने युद्ध अपराध के 27 सबूत यहां पर पेश किए हैं। अब देखिए, अपराध के 27 सबूत यहां पर पेश किए गए। ऑस्ट्रिया में ईरानी दूतावास ने ये 27 सबूत यहां पर पेश किए हैं। यूएस इजराइल पर मासूमों को निशाना बनाने का आरोप भी लगातार है। ईरान ने वैज्ञानिकों की हत्या करने के भी आरोप लगाए हैं अमेरिका पर।
तो हालात कितने चिंताजनक यहाँ पर है। और देखिए, बात सिर्फ अमेरिका, ईरान और इजरायल की नहीं है, पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त की ताजा स्थिति पर टिकी हुई हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो कि 14 दिन के लिए कम से कम लगा था कि सुचारू रूप से चलता नजर आएगा, अब सीज फायर खुद खतरे में नजर आ रहा है। और देखिए सबीना, दुनिया की नजर इस वजह से भी यहाँ पर लगातार खींची चली आ रही थी इस पूरे युद्ध को लेकर, क्योंकि कई महिलाएं इसमें मारी गई, कई मासूम बच्चों की जान गई है। अब जैसा ईरान यहाँ पर आरोप लगा रहा है कि उसके कई वैज्ञानिक मारे गए हैं, ऐसा नहीं है कि ईरान को नुकसान नहीं हुआ इस युद्ध में। अगर किसी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है तो वो मात्र ईरान ही यहाँ पर है। ईरान ने काफी ज्यादा चोटें खाई हैं, लेकिन इतनी सारी चोटें खाने के बाद भी वो झुका नहीं है, और यही ताकत आप समझ सकते हैं कि ईरान अब भी लगातार डटा हुआ है इस युद्ध क्षेत्र में। लेकिन आज जिस तरीके से घेरेबंदी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की कर दी जाएगी अमेरिका की ओर से, जहां पर उसने अपने तमाम युद्धपोत यहां लगा दिए हैं, उसके बाद किस तरीके से टैकल करता हुआ ईरान यहां पर देखेगा, देखिए सबसे ज्यादा जरूरी है यही है। और इसी को लेकर हम चर्चा लगातार यहां पर करेंगे, क्योंकि क्या हालात बनेंगे, क्योंकि पूरे विश्व पर इसका असर होगा, भारत पर भी इसका असर होगा, इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमारे साथ देखिए हमारे मेहमान भी यहां पर जुड़ चुके हैं। शरद कोहली इकोनॉमिस्ट है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आपका बहुत स्वागत है। और दीपक वोरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। दीपक वोरा जी, पहले आप ही से समझना चाहूंगी, अब जो अमेरिका कर रहा है, क्या लगता है ईरान कितना डट सकता है सामने? बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत अच्छा लगता है आपके साथ सुबह सुबह होता हूँ। पर डॉक्टर शरद कोहली को आपने बनाया है, इनकी तो जानकारी बेमिसाल है। ही इज ब्रिलियंट इन एवरीथिंग। अब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, ये जो उसके युद्धपोत हैं जो अरेबियन सी में चले गए, ये आज नहीं गए हैं, ये 2 हफ्ते पहले उसने वहां तैनात कर दिए थे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप बड़ा शातिर खिलाड़ी है। ईरानियन बच्चे हैं उसके सामने। पहले वहां क्यों रखे थे? ताकि हॉर्मुज से जो जहाज निकलेंगे अगर चाहे तो उनको डुबो सकता है। अब अमेरिका के 2 डिस्ट्रॉयर्स बेटा 2 दिन पहले निकले हैं, और उनका ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम बिल्कुल ऑन था, यानी छाती ठोक के जा रहे थे ईरान। और वो जो रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन है वो मैंने सुना है बेटा। ईरान कह रहे हैं वापस जाओ, हम मार देंगे आपको। ये कह रहा आ तो सही, बार बार यही बात हुई, आराम से निकल के ईरान कुछ नहीं कर पाया। ये माइंड स्वीपर्स का जो होता था ना, आप ढूंढते थे जो समुद्र में सुरंगें बिछा रखी हैं, माइंड स्वीपर्स का जमाना अब खत्म हो गया है। ये रोबोट्स वगैरह लेके अंडर सी रोबोट से उसको हटाएंगे। मेरे को तो ये भी नहीं पता माइंड्स हैं कि नहीं, क्या ईरान इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के पास ये काबिलियत है कि नहीं वहां रखने की। बकवास बहुत करते हैं, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, कुछ कर नहीं पाएंगे। अब ये जो इंटेंशन है जो यहाँ पे इसने अपने जहाज पानी के लगा दिए हैं, ईरानियन पोर्ट से होके कोई आएगा, ईरानियन पोर्ट क्यों जाएगा? तेल लेने के लिए, और डेस्टिनेशन चाइना, टारगेट चाइना। एक बूंद तेल अब ईरान का चाइना को नहीं जाएगा शैडो फ्लीट में। ये 2 हफ्ते से तैयारी। फाइनली आई कंक्लूड, अभी अभी मेरे ग्रुप से अभी 10 मिनट्स अगो ये मैसेज आया, डॉक्टर शरद कोहली, अंग्रेजी में पढ़, इंटेंस वेव ऑफ यूएस एयरफोर्स ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट including C-17 Globemaster planes heading towards the Middle East, and this has come after Trump announced a naval blockade. यानी ढेर सारे अमेरिकन जहाज वहां जा रहे हैं। आपने उनको सीरियसली लेना है, ना लीजिए। इतनी बड़ी एयरलिफ्ट बेटा एक बार पहले हुई थी 2003 में, जब सद्दाम हुसैन के अगेंस्ट लड़े थे। सद्दाम तो हंस के कहता हो कुछ नहीं होगा। ईरान भी ये करेगा ना तो मार पड़ेगी। जी सर, टेक इट सीरियसली। बिल्कुल सर, लौटेंगे आपसे, क्योंकि कैप्टन डीके शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ चर्चा में शामिल हो चुके हैं। शरद जी आपके पास आएंगे, लेकिन बस एक रिएक्शन यहां पर जरूर कैप्टन डीके शर्मा आपसे लेना चाहेंगे। पूरी दुनिया ने देखा और पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि कम से कम 14 दिन तो वो शांति उस स्तर तक नजर आ सकती है, लेकिन आज रात को, आज शाम को 7:30 बजे आप नाकेबंदी को लेकर कितनी बड़ी तस्वीर यहां पर देखते हैं, जो पूरी दुनिया को यहां पर चिंता में डालने के लिए काफी है। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल योर व्यूअर्स। ये जो अनाउंसमेंट हुआ है फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ यूएस, ये इतना आसान नहीं है करना, बिकॉज इसके अंदर देयर आर लॉट ऑफ शिप्स बिलोंगिंग टू वेरी मेनी कंट्रीज, और इसमें जो कंडीशंस हैं कि जिन्होंने फ्यूल या एनर्जी ईरानियन पोर्ट से लिया है उनके ऊपर एक्शन हो सकता है। वहाँ पर यूएई है, कुवैत है, 1000 और पोर्ट्स हैं जो, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, इंडिया इज नॉट टेकिंग एनी फ्यूल फ्रॉम ईरान फ्रॉम 2020। हम फ्यूल ले रहे हैं, हम पर्शियन गल्फ से ले रहे हैं, बट नॉट फ्रॉम ईरान। नाउ अगर ऐसी सिचुएशन में इंडिया का शिप बाहर आ रहा है जिसने कि यूज किया है अपना डिप्लोमेटिक चैनल विद ईरान, और आपने देखा ये लास्ट 10-12 डेज में हमारे शिप्स वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में टुवर्ड्स द
कोस्ट ऑफ ईरान वहां से होते हुए आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे को एक सेफ पैसेज दे रहे हैं। अगर वो हमें सेफ पैसेज दे रहे हैं, वो हमारा रिलेशनशिप है। और यहां पर अब स्टेटमेंट को लाइए आप, डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि अगर किसी ने फ्यूल ईरान से लिया तो उसको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। तो अब नाउ दिस इज सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन। सो एंड नंबर 2, चाइना इज गोइंग टू कम आउट, रशिया इज गोइंग टू कम आउट, जापान इज गोइंग टू कम आउट, कोरिया। ये कहना बहुत आसान है, बट लेट्स सी हाउ इट हैपेंस। उनकी फौज आ गई है वहां पर, उनके शिप्स आ रहे हैं वहां पर। मतलब धीरे धीरे बहुत सारे देश इसमें इंक्लूड होते जा रहे हैं अगर इसी तरीके के हालात देखिए, बनते चले सबकी एनर्जी डिपेंडेंस है वहां पर। और ये जो हाई हैंडेडनेस जो दिखा रहे हैं, ये डिप्लोमेटिक एरिना में चलता नहीं है। ब्लॉकेड करना, ब्लॉकेड का एक ही आंसर है, या तो ऑल आउट वॉर और या फिर डिप्लोमेसी, कूटनीति। जी, शरद कोहली जी भी लगातार हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। शरद कोहली जी, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि अमेरिका ये बात तो बहुत अच्छे से जानता है कि उसकी एक एक बूंद क्रूड ऑयल की वो उसके डॉलर पर डिपेंडेंट है, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं बतौर इकोनॉमिस्ट? नमस्कार सबीना और शिवानी, आपको, न्यूज एक्स व्यूअर्स और मेरे सभी सह पैनलिस्ट, विशेषकर एम्बेसडर दीपक को। देखिए, बहुत ही विकट परिस्थिति खड़ी हो गई है, क्योंकि 2 मिलियन बैरल्स ईरान का यहां से रोज निकलता है। और अगर अमेरिका ये बैरिकेडिंग करता है, वैसे तो बैरिकेडिंग बहुत आसान काम नहीं है, कोई सड़क रोकना नहीं है जहां आपने बैरियर्स लगाए और सड़क में ट्रैफिक रोक दिया, आसान काम नहीं है। अगर पर ऐसा होता है तो क्रूड ऑयल की प्राइसेस आपने देखा कि $95-96 जो आ गई थी पीछे जब वार्ता की बात चल रही थी, वो अब लगभग 104-105 तक पहुंच गई है। ब्रेंट की बात कर रहा हूं, नाइमेक्स क्रूड इससे भी ज्यादा है। तो इससे क्या होगा कि इससे 2 नुकसान होंगे। एक तो कीमतें बढ़ेंगी, अमेरिका में खुद भी कीमतें बढ़ेंगी। हमें ये नहीं भूलना चाहिए शिवानी, सबरीना, कि अमेरिका में खुद एनर्जी प्राइसेस $1.06 बढ़ चुकी है प्रति गैलन, वहां पर गैस बोलते हैं। तो इससे, और राष्ट्रपति ट्रंप ये कहते रहे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से हमें ऑयल नहीं चाहिए, हमें कोई, हमारा इतना ऑयल नहीं आता, और ये सच भी है। परंतु प्राइसेस जो बढ़ती हैं वो उनकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित करती हैं, पहली बात। दूसरी बात, ओवरऑल महंगाई को ये बढ़ाएगा। जैसे ही क्रूड ऑयल प्राइस बढ़ेगी, और हम पहले भारत की बात कर लें, भारत में भी आज महंगाई के आंकड़े आने हैं, मार्च के महीने के शाम तक आज आंकड़े आएंगे। आप देखेंगे कि मार्च के महीने में फरवरी के मुकाबले यहाँ महंगाई आपको पहले से ज्यादा दिखाई देगी, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। हो सकता है थोड़ा बहुत 19-20 हो, परंतु महंगाई पूरी दुनिया में इससे बढ़ेगी। एनर्जी तो 2 फ्रंट पे क्राइसिस दिख रही है मुझे। पहला, सप्लाई चेन डिसरप्ट होगा, यानी कि जो सामान आता है, गैस क्रूड तो है ही है, इसके अलावा जो बाकी सामान आता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से, वो प्रभावित होगा, नंबर 1। नंबर 2, कीमतें बढ़ेंगी। तो मुझे लग रहा है इन दोनों का चैलेंज शरद जी आपके पास जरूर लौटेंगे। वॉर ब्रेकिंग यहाँ पर हम दर्शकों तक पहुंचाने जा रहे हैं। IRGC ने देखिए कहा है कि कोई भी सैन्य जहाज किसी भी नाम या बहाने से अगर होर्मुज के करीब आने की कोशिश करता है तो उसे संघर्ष विराम का उल्लंघन माना जाएगा और उसके साथ सख्ती से यहां पर निपटा जाएगा। IRGC की तरफ से यह सख्त लहजा, सख्त चेतावनी है सामने यहां पर आई है कि करीब आकर दिखाइए। हालांकि इससे पहले भी IRGC की तरफ से कह दिया गया था कि अगर किसी ने भी उसके मनमानी मुताबिक अगर वो पास आया तो फिर वो आग के गोले में तब्दील यहां पर हो जाएगा। दीपक वोरा जी, आपसे यहां पर बहुत जल्द इस बात को लेकर रिएक्शन चाहेंगे। इस पूरे युद्ध में खासतौर से अब जब सीज फायर चल रहा है, जो कि लग नहीं रहा है, इसमें आप किसका पलड़ा सबसे ज्यादा भारी देखते हैं? क्या डोनाल्ड ट्रंप जो सीधी चेतावनी दे चुके हैं कि नर्क जाना होगा अगर डील नहीं होती है, समझौता नहीं होता, या फिर ईरान गुजर कर देखो, पास आकर देखो, सब भस्म हो जाएगा? 2 जो उसके वॉरशिप्स गए थे, डिस्ट्रॉयर्स, उनको तो कुछ नहीं कर पाया। और उनका, कैप्टन साहब को मालूम है, उनका ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम ऑन था, छाती ठोक के जा रहे थे, कर जो करना है। हिम्मत है IRGC में कोई अमेरिका की वॉरशिप को डुबो दे? बेटा मेरी बात मान जिए, अगर ऐसा हुआ, अमेरिका वो कहर बरसाएगा ईरान के ऊपर, वो इमेजिन नहीं कर सकता। अमेरिका की ताकत क्या है मैं जानता हूं, मैं तो रहा हूं बहुत साल वहां पर। नोबडी, ईरान की और बाकी सबकी जो ताकत है 1/100वां हिस्सा भी नहीं है जो अमेरिका की है। अब ये सही है कि डोनाल्ड ट्रंप की रैंकिंग ठीक नहीं है, उसकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है, इलेक्शन, ये सब दिल को खुश रखने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। अगर एक भी वॉरशिप, उनके वॉरशिप को नुकसान हुआ, सारा अमेरिका खड़ा हो जाएगा डोनाल्ड ट्रंप के पीछे। अमेरिका इज नॉट यूज्ड टू लूजिंग, उनको अच्छा नहीं लगता। ये पहले होता था इनसे, वो बुड्ढन, क्या नाम था उसका, जो बुढ़ा जो आदमी था प्रेसिडेंट, वो जो अफगानिस्तान से भाग गया था। जी हाँ, मैं बुढ़ा हो गया ना, मैं भी नाम भूल जाता हूँ लोगों के। तो वो भाग गया था वहां से, उसकी पॉपुलैरिटी 0 चली गई।
दे डोंट वांट दिस। और अब आप देखिएगा डोनाल्ड ट्रंप ये जानता है मागा वागा जो ये कर, मैं मिला हुआ उसके लोगों से मिला हुआ, मेरे ग्रुप में है। सर कैप्टन साहब मेरा मानना है उसमें दम नहीं है, वो धमकी देगा। लेकिन और दीपक क्यों बोरा ले रहा जी, है वो दीपक 2 बोरा जी, मिलियन डॉलर? बेटा एक चीज और, जी, 2 जी। मिलियन डॉलर क्यों ले रहा है एवरी शिप से? क्योंकि $1 पर बैरल के आधार पर अगर 100 शिप जाते हैं, इसका मतलब हो जाता है 100 मिलियन या $200 मिलियन पर डे का मतलब है $6 बिलियन पर मंथ। ईरान तो कहता है मेरे पास तो बहुत पैसा है, मेरा तो कोई नुकसान नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप तस्वीरें दिखा रहे हैं कितना नुकसान हुआ है। देयर इज कंफ्यूजन, एक तरफ उनकी सिविलियन गवर्नमेंट जो भी है, दूसरी तरफ IRGC। कोई दो राय नहीं दीपक बोरा जी कि उनको नुकसान नहीं हुआ, जबरदस्त नुकसान हुआ। कई महिलाएं और तेहरान तो पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया, वहां पे सारे सरकारी आवास खत्म कर दिए गए हैं। DK शर्मा जी, लेकिन एक चीज यहां पे जानना चाहूंगी दीपक बोरा जी से, मैं थोड़ी सी एक जगह पे थोड़ी सी असहमत हूं जहां पर अमेरिका की बात आती है। अगर अमेरिका को वो बातचीत की टेबल तक खींच के ले आया ईरान, आप एक बड़ी खबर भी इस बीच आ रही है, एक बड़ी खबर पहले ले लेते फिर आपके पास में आती है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर देखिए अमेरिका की नाकेबंदी की योजना को बड़ा झटका लगा है। ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि वो हॉर्मुज की किसी भी तरह की नाकेबंदी में शामिल यहां पर नहीं होगा। और ब्रिटिश मीडिया के मुताबिक लंदन सरकार ने अमेरिका से दूरी बनाते हुए इस सैन्य कदम को अलग कर लिया है। तो आप देखिए सीधे सीधे कैसे अलग अलग देशों पर इसका सीधा असर पड़ता हुआ यहां पर सीधे सीधे दिख रहा है। DK शर्मा जी, एक सवाल मेरा आपसे ये है कि इतना भी कमजोर हम ईरान को नहीं आंक सकते, क्योंकि ऐसा नहीं है, अमेरिका उसके कारण ही स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर है और अमेरिका उसी की वजह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में लगातार नाकेबंदी यहां पर कर रहा है। और इसी वजह से ईरान, आप देखिए ईरान ने उसको खींचकर बातचीत की टेबल तक यहां पर पहुंचा दिया। तो क्या ईरान को कमजोर आंकना भी सही है? Let me be very clear first of all, Ambassador Vora, whatever his wisdom he's saying, blockade is not a joke. इतना आसान नहीं है। एरिया जब आप जाके देखेंगे 33 किलोमीटर वाइड, इन्फेस्टेड विद माइंस, मालूम ही नहीं है। ईरान इराक वॉर याद है, 8 years आफ्टर दैट टिल टू डेट, ईरान और इराक, or for that matter the combined task forces, they don't even know how many mines have been cleared, how many mines were laid. तो ये तो मतलब आप कुछ भी बात कर सकते हैं, 2 डिस्ट्रॉयर 3 डिस्ट्रॉयर से कुछ नहीं होने वाला है जी। वहां पर यू नीड अ मैसिव फोर्स एंड दैट इज व्हाट यू आर सीइंग, दैट यूके इज नॉट सर कमिंग, आएंगे आपके द पास। रॉयल नेवी इज नॉट बहुत कमिंग। ब्रेकिंग आ रही है मार्केट को लेकर, जहां पर शेयर बाजार में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। सेंसेक्स 1300 से ज्यादा अंक लुढ़का है, निफ्टी में भी 400 से ज्यादा अंकों की गिरावट यहां पर दर्ज की गई है। देखिए जब जब बातचीत की बात आई बाजार संभलता हुआ नजर आया, लेकिन क्योंकि अब स्थिति यहां पर सामने, तो शेयर बाजार में बड़ी गिरावट था। और इसी को लेकर शरद जी आपसे रिएक्शन चाहेंगे। ये तो होना ही था, ये तो आप लोग पहले से ही कह रहे थे कि जब जब बातचीत होगी तब तक मार्केट संभलेगा, लेकिन वो सिर्फ एक ऐसा दौर होगा जो कुछ वक्त के लिए होगा। बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। जी हाँ, बिल्कुल इसकी पूरी उम्मीद थी। और सुबह गिफ्ट निफ्टी क्या होता है कि मार्केट खुलने से पहले एक गिफ्ट निफ्टी है जो अहमदाबाद में IFSC में ट्रेड होता है, वो पहले ही ये संकेत दे रहा था। तो बिल्कुल मार्केट और इसकी गिरावट के कारण युद्ध से ज्यादा क्रूड ऑयल की प्राइसेस हैं, क्योंकि आर्थिक तौर पर जो असर कर रहा है। देखिए युद्ध हमसे 2,500-3 हजार किलोमीटर दूर हो रहा है, हमें ये मानना पड़ेगा सबीना। और असर हो रहा है हमारे ऊपर क्रूड ऑयल और सप्लाई डिसरप्शन का। हमारा जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का दोना बिगड़ गया है, यहाँ पर कीमतें बढ़ रही हैं, उसका असर है। मुझे लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो धमकी दे रहे हैं, उस धमकी का असर वहां कितना होगा, ये मार्केट्स को स्वे कर रहा है। मार्केट बिल्कुल जैसे सांप बीन के आगे नाचता है ना सिर घुमा के, ऐसे ही वर्ल्ड की मार्केट्स ट्रंप साहब के ट्रुथ सोशल पे ये जो वो पोस्ट करते हैं, इसके आधार पर मार्केट्स नाच रही है। और मैं तो यहाँ एक बड़ी बात भी कहना चाहूंगा आपकी इजाजत से शिवानी और सबीना, कि ये एक लॉबी है अमेरिका में जो कि इन ट्वीट्स को, इस पोस्ट को पहले से पहचान जाती है। अब तो खैर ये तो आज तो बात दूसरी हो गई, और वहां पर बाइंग और सेलिंग हो जाती है, क्रूड ऑयल की हो, सोने चांदी की हो, शेयर्स की हो। और ऐसा लग रहा है कि कोई वहां पर बहुत बड़ा पैसा बनाता है, इन पोस्ट होने से पहले वो पोजीशन ले लेता है और उसके बाद उन पोजीशंस के आधार पर वो पैसा वहां पर कमाना शुरू कर देता है। तो मुझे लग रहा है कि ये सारी इन्वेस्टिगेशन भी होनी चाहिए। SEC सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन अमेरिका में, एक जैसे भारत में सेबी होती है, ऐसे SEC अमेरिका में होती है, उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए कि ये कौन लॉबी है जो पहले जिनको पता लग जाता है और ट्रंप साहब के ट्वीट्स की वजह से हो जाता है। फिलहाल ट्रंप साहब को मुझे लग रहा है कि अपने घर की तरफ भी देखना चाहिए। उनके घर में हालत बहुत खराब है, घर से मेरा मतलब अमेरिका की है, वहां हालत खराब है, उनको वहां पलट के एक बार देख लेना चाहिए यहां जो एक्शन ले रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज युद्ध से पहले खुला हुआ था,
जिसको खोलने के लिए आज इतनी बड़ी कार्रवाई की घोषणा की जा रही है। और शरद जी, वो तो शेयर पहले खुला बाजार हुआ में था। ये बड़ी गिरावट जो हम 1300 कह रहे थे, अब वो 1600 पहुंच गई, यानी कि सेंसेक्स 1600 से ज्यादा अंशवानी यहाँ पर लुढ़क चुका है। थोड़ी सी सेटल होगी जब दिन, अभी क्योंकि सुबह सुबह का टाइम होता है तो क्या होता है कि ट्रेड्स बने होते हैं। हाँ जी। आपको जैसे जैसे दिन बीतेगा जी, शरद मार्केट जी। अपना रुख लेते हुए दिखाई और देगी, बिल्कुल- जैसे जैसे 3:30 बजे बिल्कुल तक। सही आकलन आपने किया है। ट्रंप के बयानों के मुताबिक शेयर मार्केट किस तरीके से उथल पुथल मची हुई है सबने देखा है, और बिजनेसमैन है ट्रंप, हमें ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए। वो जानते हैं कि कैसे शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन होगा। लेकिन इसी के साथ देखे हॉर्मुज़ स्ट्रेट में अब इस संघर्ष का एक सुपर हथियार भी बन चुका है, जिस पर ईरान ने अमेरिका की मांगों को आगे झुके बिना ही नियंत्रण यहां पर बनाए रखा है। देखिए, हम चाहेंगे सर आप भी हमारे साथ आइए और वॉल ग्राफिक्स के जरिए हम दर्शकों को और चीजें यहां पर समझाने की कोशिश करेंगे, और आप एक्सपर्ट हैं, बेहतर तरीके से आप यहां पर समझाएंगे। तो देखिए, ईरान ने छोटी पनडुब्बियां, टॉर्पेडो, तेज नावों और समुद्री माइंस के जरिए साबित कर दिया है कि वो वैश्विक तेल आपूर्ति को बाधित कर सकता है। अब आप देखिए, आपसे समझना चाहेंगे डीके सर कि किस तरीके से अगर ये अटैक होता है, अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का पूरा रीजन आप देखिए कितना करीब जा सकता है अमेरिका। देखिए, ये है असली पॉइंट ऑफ कंटेंशन। ये जो है दिस इज ईरान, ईरान yes. एंड दिस इज ओमान। यस, इसके अंदर क्या है, ईरान इराक वॉर के टाइम से यहाँ पर अनएक्सप्लोडेड माइंस मतलब फ्लोटिंग बॉम्ब्स, यस, वो यहाँ पर हैं और उसका कोई अकाउंट नहीं है आज तक कोई अकाउंट नहीं। उसके बाद आज की डेट में आपने देखा अनमैन्ड सरफेस वेसल्स, अनमैन्ड अंडर वाटर वेसल्स, ये सब भी यहाँ पर ऑपरेट कर रहे हैं, यूएस की तरफ से भी एंड ईरान की तरफ से। बट सर, बाब अल मंडेब जिसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा था, उसकी क्या भूमिका इसमें यहाँ पर रह सकती है? बाब अल मंडेब इज समवेयर एल्स, इट इज इन द गल्फ ऑफ उसका एडन। इससे कुछ इसमें उसका कोई connection कोई यहाँ लेना पर देना नहीं है आएगा। बाब अल लेकिन मंडेब। अगर ईरान कहता है कि आप हमारी तरफ एक कदम तो बढ़ाकर देखिए, हम यहाँ पर मौजूद हैं, तो किस तरह से आप यहाँ पर मानते हैं कि ये देखिए, ये अमेरिका का सारा रुतबा नजर आ सकता है? दिस कंट्रोल, ये जो पूरा कोस्टल कंट्रोल है ईरान ठीक है। का है। इनकी बैटरीज हैं, इनकी गन्स हैं, इनके मिसाइल्स हैं, विच कैन और अटैक। आप 7:30 बजे सर क्या हो सकता है, बस जल्द आप ये भी बता दीजिए। कुछ नहीं होगा, अच्छा, कुछ नहीं होगा। ट्रैफिक देखिए, ये जो शिप्स हैं इसके मालिक रोकने की आप कोशिश। हैं। जी आपने बोल दिया है जब तक ये क्लैरिटी नहीं होगी आप वहीं रहेंगे। जी, You see, I am a ship of country A. I am carrying fuel for you, country B. But मेरे को निकलना है country C के थ्रू। जी, इस मामले में जिनका शिप है, जो ओनर्स ऑफ द शिप हैं, वो बोलते हैं प्लीज वहीं रहेंगे आप जब तक ये क्लियरेंस नहीं मिलेगी। अब ईरान ने क्लियरेंस दिया था कि आप मेरी तरफ से आइए, इस तरफ से आइए, $1 पर बैरल, आई विल गिव यू द सेफ पैसेज। हाँ, ये उनकी It तरफ is से not कहा a गया। toll. It is a safe passage because Iran might be putting some resources. कोई ships आएंगे, जी, कोई श्योरिटी आएगी और वो आपको यहां से निकाल देगा और उसके बाद बाहर जी, आपका एनर्जी पहुंच गया। ठीक हाँ है सर, जी। बिल्कुल ये तो है, लेकिन ये बराबरी बात हो गई ना कि अमेरिका भी तो एक तरीके से घेरेबंदी कर रहा है। यही काम तो अब तक ईरान ने भी किया था। भाई इससे अब अमेरिका बोल रहा है, लेट्स सी कि पहला किस पे इंट्रोडक्शन किस पे होगा। जी, उनकी कंडीशंस हैं दैट फ्यूल शुड नॉट बी टेकन फ्रॉम ईरान। जी, अगर मैंने यहां से कुवैत से लिया है या मैंने यूएई फ्यूजियारा से लिया है जी। और मैं जा रहा हूं, जी। तो फिर सर, एक वॉर ब्रेकिंग यहाँ पर आ गई है, जल्द इसकी तरफ भी रुख कर लेते हैं। ईरान के खिलाफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में अमेरिकी सेना की नाकेबंदी की तैयारी देखिए सामने आई है, और ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिकी सेंट्रल कमांड भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे, देखिए ये वक्त है शाम 7:30 बजे का, जब ईरानी बंदरगाहों में आने जाने वाले सभी समुद्री जहाजों को रोक देगा। और देखिए, नाकेबंदी अरब सागर और ओमान की खाड़ी से जुड़े ईरान के सभी तटीय इलाकों पर समान रूप से लागू होगी, चाहे जहाज किसी भी देश का हो। अमेरिकी सेना ने यह भी साफ कर दिया है कि गैर ईरानी बंदरगाहों के आने जाने वाले जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से गुजरने से नहीं रोका जाएगा। और इसी के बाद नाकेबंदी भी आप देखिए, नाकेबंदी से ठीक पहले व्यापारिक जहाजों के लिए औपचारिक सूचनाएं भी जारी की जाएंगी। और देखिए, इस ऐलान के बाद पश्चिम एशिया में तनाव अपने चरम पर है। हालांकि ये तनाव 28 फरवरी से ही है, लेकिन क्योंकि अब शाम 7:30 बजे का ये वक्त यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से दिया गया है, तो पूरी दुनिया इस वक्त चिंता में है। दीपक वोरा जी, सवाल ये यहाँ पर है कि ईरान की तरफ से एक ट्रैफिक मैप भी जारी किया गया और बताया गया कि किस तरह से जो अमेरिकी प्लेन है वो अब आसमान में उड़ान भर रहे हैं। चेतावनी भी यहाँ पर दी गई, करीब आए तो अंजाम भुगतना होगा। मैं कैप्टन साहब की बात सुन रहा था। वेरी गुड सर। मैं रहा हूं सर 20 years इन दैट एरिया, सो आई मे नॉट बी अ नेवल एक्सपर्ट, बट मैं समझता हूं वहां पे क्या हो रहा है सर। अब एक चीज आपको बताता हूं सर,
मैडम, आप लोगों से पूछना चाहता हूं, डॉक्टर कोहली से, बाकी सबसे, मेन इशू क्या था कि ये जो बातचीत हुई है, जो अमेरिका के लिए डिप्लोमेटिक विक्ट्री थी, अपने लोगों को जाके कहते हैं देखो जी हम तो बातचीत करने चले गए थे, इतना महान देश है, हमने सोचा कोई भी मौका मिले बातचीत करो, लेकिन उन लोगों ने जवाब नहीं दिया। वो बड़ी अच्छी बात है, इंटरनेशनली उनकी इज्जत की जा रही है। ये मेन इशू क्या है, मेन मुद्दा किस पे फंसे हैं? आप सोचते हैं कि न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होना चाहिए? ये दिल को बहलाने के लिए। मेन इशू इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। हिजबुल्ला। ओके। बेटा, ईरान ने अपनी विदेश नीति हिजबुल्ला को आउटसोर्स कर दी है कि तुम लेबनान में बंद करो, हिजबुल्ला को ठोकना बंद करो, तब बात करो। अरे हिजबुल्ला तेरा दामाद है क्या? वो बेवकूफ है, दे डोंट अंडरस्टैंड डिप्लोमेसी। कैप्टन साहब, डिप्लोमेसी की बात, व्हाट डिप्लोमेसी? कौन बात करेगा मेरे से? और हिजबुल्ला को तो इजराइल ठोकता जाएगा। इस बिल्ला के कॉन्स्टिट्यूशन में है कि ईरान, इजराइल को जीने का अधिकार नहीं है। वो मानेंगे? उनको मारते जाएंगे जब तक नहीं मारते, उनको खत्म नहीं कर। ये वॉशिंगटन में आज या कल बात होने वाली है इजराइल और लेबनान की। लेबनान सरकार है क्या? इट्स अ वर्चुअल स्टेट, उनके पास कोई दम नहीं है, सब कुछ हिजबुल्ला के, इसीलिए तो वो ठोक रहे हैं। और मैं बता देता हूं क्या होगा। ये वॉशिंगटन में बात हो रही है, लेबनान की सरकार बोलेगी टाइगर, अमेरिका को, इजराइल को मारो, हिजबुल्ला को, मुझे मेरा देश वापस चाहिए जिसको उन्होंने कब्जा कर लिया। सो दे हैव आउटसोर्स्ड। ईरान ने कह दिया कि अब हमारी कूटनीति जो है वो सब हिजबुल्ला के बचने पर निर्भर। आई डोंट अंडरस्टैंड दिस लॉजिक। सो ये मेरा मानना है बेटा कि ये अमेरिका जो कर रहा है, ही इज सीरियस, डोंट टेक हिम लाइटली, वो मारेगा। और अभी तक आईआरजीसी एक भी पानी का जहाज नहीं डुबो पाया है। वो ठीक है, लोग डरते हैं कि जाएंगे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नॉट वन शिप हैज बीन संक, ना किसी शिप को वो रोक पाया। और ये जो कितना सर, $1 पर बैरल का ले रहा है, ही इज गोइंग टू गेट 2 मिलियन पर शिप। इसका मतलब होता है 100 जहाज जाएंगे तो 200 मिलियन, जी। महीने का हो जाएगा 6 बिलियन, साल का हो जाएगा $70 बिलियन। ईरान के पास पैसे नहीं है, ये एक तरीका है, जबकि ये गैर कानूनी है। अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन नहीं अलाउ करता कि आप पैसे मांगे किसी से फ्रॉम एन जी। इंटरनेशनल पैसेजवे विच इज मेंट टू बी फ्री। ये बिल्कुल गलत सर। कर रहे हैं। बेशक ये तो बहुत बड़ी शर्त है यहाँ पर दीपक वोरा जी, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स है, आप उसमें अपनी मनमानी तो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं चला सकते। लेकिन ठीक है सर, आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि मनमानी तो अमेरिका भी नहीं चला सकता ना। आप ये नहीं कह सकते कि आप ईरान से तेल नहीं खरीदे, जिनके साथ उनका व्यापार है वो करेंगे ही करेंगे, ये तो आपकी मनमानी है। आपके हिसाब से भी कोई देश क्यों चलेगा? नेटो ने देख लिया आपके हिसाब से चल के क्या हुआ, ईयू ने देख लिया आपके हिसाब से चल के क्या हुआ, तो कोई देश आपके हिसाब से भी क्यों चलेगा? देखिए, देर आर टू डिफरेंट थिंग्स विच वी आर टॉकिंग। वन इज ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, जहां पर माइंस हैं, जाइए आप अपना शिप लेके जाइए, वो आपसे कुछ पैसे नहीं मांग रहा। बट अगर वो बोल रहे हैं कि हम आपको सेफ पैसेज देंगे, सेफ पैसेज इज नॉट टोल, दे आर पुटिंग देयर रिसोर्सेस, वो अपना शिप्स लगा रहे हैं, वो अपनी मैन पावर लगा रहे हैं, और वो आपको गारंटी दे रहे हैं कि अगर आप इस रास्ते से आएंगे तो ठीक है। अगर आप नॉर्मल पैसेज, उन्होंने कोई पैसेज को इंपीड नहीं किया। गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले भी खुली थी, आज भी खुली है, बट अभी उसके अंदर थ्रेट लेवल ज्यादा है, और इसके लिए इंश्योरेंस वालों ने अपना हाथ खींच लिया है। जी, ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है, इतना सिंपल प्रॉब्लम नहीं है ये। शिप किसी और के, एनर्जी किसी और की, जा किसी और कंट्री में रही है, क्रू किसी और कंट्री के, तो इसमें इंश्योरेंस वालों ने अपना हाथ खींच लिया है कि जब तक ठीक नहीं होगा सिचुएशन, बिल्कुल ये साफ मना हम है। नहीं अलाउ उन्होंने ये करेंगे। कह दिया जैसे कि आपकी बिल्कुल कार नहीं। है, हाँ, कार हाँ, को डीएनडी पे आप कब चलाएंगे? जब आपके पास इंश्योरेंस है। मतलब वो भरोसा ही यहाँ पर नहीं दिया गया है। शरद कोहली जी, आप एक अर्थशास्त्री हैं, अब सिर्फ और सिर्फ भारत के लिहाज से हम समझेंगे, दुनिया के लिहाज से तो हम समझ ही रहे हैं। स्थिति को लेकर हमने कई एक्सपर्ट से अब तक बातचीत की है, उनका सीधे तौर पर कहना है कि अभी भले ही भारत पर इसका असर नहीं हो रहा, भारत पूरी तरह से 3 महीने या हो सकता है 6 महीने इस पूरी परिस्थिति का सामना कर सकता है, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब इस महायुद्ध का असर होगा। आप किस लहजे से कितना ये टाइम पीरियड यहां पर देख रहे हैं कि आपको लगता है कि भारत के लिए अभी सब स्थिति सही है, लेकिन ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए फौरी राहत हो सकती है, बहुत ज्यादा नहीं? आपने ठीक कहा सबरीना कि कुछ समय के लिए भारत इसको रेजिस्ट कर सकता है। भारत ने उदाहरण के तौर पे अपनी एलपीजी प्रोडक्शन को अब डोमेस्टिक, मतलब घर में ही बनाना 60% शुरू कर दिया है। युद्ध से पहले ये बहुत कम थी, इसको रैंप अप किया गया है, पर अभी भी 40%, अगर मैं खाली एलपीजी की बात करूं, मैं बाकी बात नहीं करता हूं, अभी भी 40% वो विदेश से आ रही है। और बहुत बड़ी मात्रा में पर्शियन गल्फ से, जो वो पूरा रास्ता है, वहां से भारत का सामान आता है। खाली क्रूड और गैस का नहीं है, इसमें ये ध्यान रखना होगा जी। हमारे यहाँ से केमिकल्स जाते हैं, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जाते हैं, खाने पीने का सामान जाता है, और ये छोड़िए
सबरीना शिवानी, आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां से एक्सपोर्ट होता है सब्जी और फल, बहुत मात्रा में भारत से वहां पर जाते हैं, उनको पीछे समुद्र में फेंकने की नौबत आ गई क्योंकि वो तो खराब हो जाते हैं, कितने दिन तो रुकते। और शिपिंग लाइंस ने, आपको मैं बताऊं कि यूके में एक आईपीसी है, इंडेमनिटी प्रोटेक्शन क्लब है, जहां दुनिया की बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, उसमें अवीवा है, प्रूडेंशियल है, ये बड़े बड़े नाम हैं। इन लोगों ने शिपिंग कॉस्ट, इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ा दी है, या ये इंश्योरेंस कर ही नहीं रहे। ये कह रहे हैं कि जो शिप वहां से जाएगी हम उस पर इंश्योरेंस नहीं देंगे, और किराया बढ़ गया है। तो हर तरीके, क्योंकि उसको ज्यादा जोखिम लेना पड़ रहा है। आप समझ रहे हैं इसका असर, देखिए भारत पर असर इसका ऑलरेडी थोड़ा बहुत पड़ रहा है। भारत सरकार की नीतियां अच्छी हैं, इस वजह से आम आदमी तक अभी तक उतना पहुंच नहीं पाया है। परंतु आपकी बात बिल्कुल ठीक है, अगर एक लिमिट क्रॉस करेगा और ये ज्यादा दिन तक चलता रहा, और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की लड़ाई अगर अब बन गई, तो मुझे लग रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था पर असर होना लगभग तय है। जी शरद जी, एक सवाल I fully agree with Mr. Kohli, because हमारा जो बास्केट है 52% is dependent on imports from this Middle East and little bit from west coast of Africa, Nigeria, Angola. You see, we are taking fuel from US, we are taking from Angola, we are taking from Nigeria, we are taking little bit from Australia, Russia. ईरान से हम ले ही नहीं रहे हैं, मिडल ईस्ट से आ रहा है 52%. इसका इफेक्ट, mark my words, next 10 days the effect is going to be very very prominently coming and hitting on our face. बेशक भविष्य बता पाएगा कि आखिर क्या होने वाला है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, क्योंकि चिंता पूरे विश्व को लेकर यहां पर है। और देखिए, माना जा रहा है कि अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध में ईरान को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है। टोल बूथ के जरिए देखिए टैक्स वसूली की तैयारी को, आर्थिक दबाव भी यहां पर माना जा रहा है। देखिए, नेवल एक्सपर्ट है डीके सर, फिर से हम आपको उठाएंगे और जानना चाहेंगे एक बार फिर से कहां पर ब्लॉकेड अमेरिका की ओर से किया जा सकता है, अरब सागर या फिर ओमान की खाड़ी के आसपास। आप एक बार बेहतर तरीके से यहां पर हम चाहेंगे आप समझाइए। देखिए, जो हम मैप, ये सर, ये संभावित जो टोल बूथ है हॉर्मुज में, हाँ, ये टोल बूथ जिसको आप बोल रहे हैं, देखिए दिस इज द एस्टैब्लिश्ड पैसेज। जैसे हम आते हैं दिल्ली से नोएडा आते हैं तो डीएनडी है, एक डीएनडी में आपने देखा होगा एक लेन है आने के लिए, एक है जाने के लिए। अब उसके अंदर अगर मैं खड्डे कर दूं और उसको बोलूं कि आप आईटीओ वाली साइड से आए, वेरी वेरी क्लियर, तो एक है जो इन्होंने एक सेफ पैसेज बनाया जो कि बहुत ईरान के कोस्ट के पास है, उसमें वो गारंटी दे रहे हैं। अच्छा। उसको हम टोल नहीं बोल सकते हैं। ये जो टोल बोलने वाली बात है, ये इज काइंड ऑफ अ मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन। बहुत आसान भाषा में, ताकि दर्शकों को समझ आए कि अमेरिका जिस नाकेबंदी का जिक्र कर रहा है वो कहां कहां कैसे कैसे दिखाई दे सकता है। वो ये बोल रहे हैं अगर शिप्स यहां से आएंगे अच्छा, तो उनके डिस्ट्रॉयर्स वगैरह यहां पर हैं, और हाँ, जिसने भी फ्यूल या ईरान से पैसा दिया है ईरान को, वो उनको रोकेंगे। अच्छा। इंटरडिक्ट का मतलब होता है, इंटरडिक्ट जो ट्रूथ सोशल में आया, दैट दे कैन प्रोसिक्यूट देम। अच्छा, बट ऐसा अब वो करेंगे नहीं करेंगे, हाँ, ये यहां पर होगा जो भी है एक्शन। जो इनके शिप्स आए हैं कल, वो नीचे की साइड से इंडियन अरेबियन सी से आए हैं, और 2 डिस्ट्रॉयर आए हैं बहुत बड़े। वैसे तो बहुत शिप्स होते हैं वहां पर, बट अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, तो आई बिलीव इट दैट इट विल बी ओनली यूएस नेवी शिप्स। वो यहां पर आएंगे, आज शाम तक पहुंच जाएंगे। जो ये ट्रैफिक मैप ईरान की तरफ से जारी किया गया है, वो किस तरह से, जिसमें प्लेन्स जो हैं वो उड़ान भरते हुए दिखाए गए हैं। दैट इज एयर स्पेस मैनेजमेंट। जी, तो अगर कोई ईरानी एयर स्पेस में आएगा, हाँ जी, तो इट इज लायबल टू बी प्रोसिक्यूटेड। उन्होंने नो फ्लाई जोन बोल दिया है, ठीक है, कि भाई हमारे यहाँ पर इस तरफ नहीं आ सकते, क्योंकि वो ईरान ने ही जारी किया है, जिस वीडियो का हम जिक्र कर रहे हैं, जिस ट्रैफिक मैप का जिक्र कर रहे हैं। ईरान ने एयर यू नो दैट एयर सेफ्टी जोन्स जिनको हम बोलते हैं, वो उन्होंने एक बार फिर वो ब्लॉकेज जिसका जिक्र किया जा रहा है, ये जो है, कहां हो सकती है अमेरिका के जरिए, बहुत आसान भाषा में। अच्छा, ये आप पॉइंट यहीं पर ही है, क्योंकि यहाँ से एक रूट है जो जाता है अंदर और एक आता है। और कुछ दिन पहले यहाँ का एक एरिया का मैप आया था कि इसमें बॉम्ब्स हैं, आया था, जी, उसमें बॉम्ब्स हैं। तो इसीलिए इंश्योरेंस वालों ने अपना हाथ पीछे खींच लिया, यानी कि कोई भाई अगर यहाँ से जाओगे तो यू आर नॉट इंश्योर्ड। और आज की डेट में शिप्स आर ऑल्सो इक्वली इंपॉर्टेंट। लेके कौन जाएगा सामान? यू सी, इतने बड़े बड़े शिप्स हैं जो मिलियंस ऑफ टन्स एंड मिलियंस ऑफ बैरल्स गैस, क्रूड ऑयल लेके जा रहे हैं। उनको ले जाने लाने वाले भी शिप्स तो चाहिए,
और उसके और अंदर वो ह्यूमंस दूर हैं दूर तक नहीं है, मतलब और 0%। उसके हाँ मतलब नोबडी कैन अफोर्ड अ लॉस। जी शरद जी भी डीके सर कुछ कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। शरद जी आप कुछ जोड़ना चाहेंगे इस पे, हमारे साथ जुड़े। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो सामान इस रूट से आता है, ये रास्ता हमारे लिए बहुत छोटा है। भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करता हूं, हमारे लिए रास्ता बहुत छोटा है। आप यहां से दुबई अगर फ्लाइट लेके भी जाते हैं, आप मात्र 2.5-3 घंटे में पहुंच जाते हैं। इसी प्रकार शिप से रास्ता छोटा है। पेंट्स आते हैं, पेंट्स का सामान, केमिकल्स का सामान, फर्टिलाइजर्स आते हैं, यहां से पॉलीमर आते हैं। पानी की बोतल जो आप खरीदते हैं 20 रुपए की, उसमें जो जिस बोतल में वो पैक किया जाता है, जी जी। उस बोतल की कीमत यहां बढ़ सकती है। कांच की बोतलें, जिन चीजों को कांच की बोतलों में पैक किया जाता है, क्योंकि एनर्जी की प्राइस बढ़ेगी तो कांच की बोतलों की प्राइस बढ़ेगी। लगभग हर चीज पर, आपकी रसोई तक इसका असर आएगा। आपका जो महीने का ग्रोसरी बिल आता है, उस पर इसका धीरे धीरे हर दिन जो ये बढ़ेगा। ये और सीज फायर की बात मैं करना चाहूंगा यहां पर, एक सेकेंड, सीज फायर की बात करना चाहूंगा। मुझे लगता है अब सीज फायर का कोई मायना नहीं रहा, क्योंकि वो टॉक्स फेल हो चुकी हैं। वो जो बातचीत चल रही थी वो खत्म हो चुकी है। सीज फायर का वैसे भी मुझे कोई मायना यहां नजर नहीं आता। ये युद्ध और विध्वंसक होता दिख रहा है, और मुझे लगता है लोगों को अपने बजट को अभी से सीमित कर देना चाहिए। ये मैं जोड़ना चाह रहा था। शरद जी एक चीज और आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि आप इकोनॉमिस्ट हैं, इकोनॉमिस्ट की नजर किस तरीके से देखती है, क्या ये ट्रिक भी अपनाई जा रही है यहाँ पर ट्रंप की ओर से? क्योंकि ट्रंप की मेंटालिटी हम जानते हैं, बिजनेस माइंडेड है, सब कुछ सोच समझ के करते हैं, कोई भी कदम यहाँ पर उठाया जाता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जो घेरेबंदी उनकी ओर से की जा रही है, क्या वो ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फंसा रहे? क्योंकि उन्होंने ये भी कहा है, आपको तेल चाहिए आप मेरे से ले लीजिए, आप वेनेजुएला का तेल मेरे पास है, हम रूस और सऊदी अरब से भी ज्यादा तेल उत्पन्न कर रहे हैं। तो क्या ये भी मंशा लेकर ट्रंप चल सकते हैं यहाँ पर? ऐसा लग रहा है कुछ आपको? बिल्कुल चल रहे हैं। इनफैक्ट आप मेरे से पूछें तो आपके सवाल का सीधा जवाब दूं। जो अमेरिकन शेयर मार्केट में, क्योंकि अभी डाउ फ्यूचर्स अमेरिका में, जो हमारे यहां जैसे सेंसेक्स और निफ्टी बोलते हैं, अमेरिका में इसको डाउ और एसएनपी और नैस्डैक बोलते हैं। मैं चाहूंगा कि कल शाम को, क्योंकि डाउ फ्यूचर 24 घंटे ट्रेड होता है, कल शाम को डाउ फ्यूचर में किसने पोजीशन ली है, क्योंकि आज डाउ फ्यूचर नीचे खुलेगा। बिल्कुल यहां बिजनेसमैन वाला माइंडसेट यहां दिख रहा है। जब जब ये ट्वीट हुए हैं, जैसा मैंने पहले कहा था, जब जब ट्वीट हुए, उससे पहले अमेरिका में वॉल स्ट्रीट में एक लॉबी ने पोजीशन क्रिएट करी है, सोने चांदी में पोजीशन क्रिएट करी है, क्रूड ऑयल में, कमोडिटी मार्केट में पोजीशन क्रिएट करी है, और हजारों बिलियन डॉलर इसमें पैसा कमाया गया है। जबकि एक इनोसेंट निवेशक, एक बिल्कुल साधारण निवेशक अपने खून पसीने की कमाई गवा